Hi students, welcome to IIT Manthan. I am Sahil. Let's continue with alkyl halides. तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्लासेस में हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए थे और एल्काइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन सबसे पहले था, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नाउ व्हाट आई वांट फॉर टुडेज क्लासेस कि हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, प्राइमरीली 2019 के क्वेश्चंस की। 2009 ये हर साल ही इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है। और सेकेंडली, एक तो क्वेश्चंस 2019 के, सेकेंडली कार्बोकेटाइंस की रीअरेंजमेंट के बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, उसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है SN1 और E1 में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, बट हमने बहुत थोड़ी सी बात की थी कार्बोकेटाइंस की, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मतलब न्यूमेरिकल्स, कार्बोकेटाइन और कुछ बची हुई जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एल्काइल हैलाइड्स की। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं सारी रिलेटेड टू SN1 SN2, E1 और E2 भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स में था थोड़ा सा पार्ट उसका एलिमिनेशन रिएक्शन का, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ क्लियर होगा E1 E2। और उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स एल्काइल हैलाइड्स के, तो कौन कौन से रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। किसमें? हाइड्रोकार्बन्स में। वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन जिंक के साथ, राइट, कोरी हाउस सिंथेसिस, ये सारे हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। अगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो हाइड्रोकार्बन्स की वीडियो चेक करो, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। 1 में तो नहीं होगा, 2, 3, 4 में से किसी में होगा, डिस्क्रिप्शन में चेक करो। कोरी हाउस सिंथेसिस और वुड्स रिएक्शन किस में है? तो रिएक्शन मेटल्स में वही है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑफ कोर्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, तो ये सारा हाइड्रोकार्बन में हम कवर कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 2019 के हैं अब जो हम करेंगे। 2019 के IIT मेंस में वेटेज इसकी हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहती है, किसकी? एल्काइल हैलाइड्स। और एल्काइल हैलाइड्स के अंदर ही आते हैं SN1 SN2 E1 E2, और कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट भी काफ़ी मेजर पार्ट इसमें आता है। रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन की और जगह भी होगी, बट यहाँ पे मेजर चंक होगा। नाउ इसका मेजर प्रोडक्ट बताना था। 4 ऑप्शन मैंने लिखी नहीं है, पर चारों के अंदर 2 एल्कीन्स बने हुए थे, एक में यहाँ और यहाँ, एक में यहाँ और यहाँ, ठीक है। एल्कीन बनाने की सोच रहे हो, पहले एक बार पॉज करो, इसको खुद से बनाओ, क्या क्या प्रोडक्ट डिफरेंट बन सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मान के चलो, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, फॉरगेट अबाउट मेजर माइनर। तो कौन कौन से होंगे? एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड। देखो, पहले तो एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन की तरफ हमारा दिमाग जाएगा। एल्कोहलिक है अगर KOH, एक्वस होता तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा। एल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन की तरफ दिमाग जाएगा। और अगर दिमाग जा रहा होगा तो वेल एंड गुड, और हीट दे के तो इसने सारा कुछ क्लियर कर दिया है ना। हीट भी दे दिया, हीट का मतलब ही एलिमिनेशन है। सब्स्टिट्यूशन में हम हीट का यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम या ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स में नहीं करते हैं। हीट इज एन इंडिकेशन की एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। दूसरा पॉइंटर वो दे रहा है कि एल्कोहलिक है KOH। एक्सेस का मतलब क्या है? एक ही बॉन्ड नहीं, दोनों बॉन्ड तोड़ देगा ये। वैसे ऑप्शंस में 2 डबल बॉन्ड दिए हुए हैं सारे ऑप्शंस में, तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं? एक तो ये बन सकता है, ये डबल बॉन्ड ये टूटे, ठीक है, एक ये टूटे, फिर एक ये टूटे, 2 हो गए। एक ये करो, अगर इसका यहां से डबल बॉन्ड बने, ठीक है, फिनाइल है ग्रुप, मतलब ये 1 मानो, 2 3 4 5 6। अब इसके अगर मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिखूं तो डबल बॉन्ड, पहले इसकी बात करते हैं। कहां से बनेगा डबल बॉन्ड? यहां से ही बन सकता है, यहां से ही बन सकता है। तो 2 3 में बना दें। उधर कौन सा बनेगा? 4 5 में या फिर 3 4 में, करेक्ट। या फिर इसका बॉन्ड बन सकता है 3 4 के, अरे 4 5 6 7, तो 2 3 के बीच में बनेगा, तो उसका बन सकता है 5, तो उसमें होना ही होना। जैसे यहाँ पे 3 तो होगा ही होगा, 5 6 का या 5 4 का। और अगर 3 4 के बीच में बनता है तो उसका हो सकता है 5 4 का और 5 6 का। तो 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। उसने पूछा है चारों ऑप्शन देके कौन सा मेजर होगा। पहले तो देखो, ये और ये
एक ही कार्बन पे दो डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होते बहुत ज़्यादा, तो ऐसी ऑप्शन रूल आउट कर देना, ठीक है। एक ही कार्बन पे इधर भी डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बहुत स्टेबल वो नहीं होते। फिर उसके बाद क्या दिमाग में आएगा, हमने इफेक्ट्स पढ़ रखे हैं, जीओसी याद करो, जीओसी भर भर के लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कॉन्जुगेशन दिख रही हो कहीं पे, तो अगर ये ऑप्शन हो 5 6 और 2 3, 5 6 2 3, तो क्या कॉन्जुगेशन होगी? पाई सिग्मा सिग्मा पाई नहीं होगी, 5 6 को काटो। फिर 3 4 4 5 को भी काट दो, 3 4 और 4 5 को भी काट दो, एक ही कार्बन पे दो हैं, ना तो कॉन्जुगेशन हुई, क्या स्टेबिलिटी बनी उसकी, एक ही कार्बन पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन मेरे ख्याल से 4 5 और 2 3 पे आ रही है, पाई सिग्मा पाई, है ना, 2 3 और 4 5, तो इसको हाईलाइट करो। दूसरा 3 4 और 5 6, 3 4 और 5 6, इस पे भी कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई। तो इन दोनों केस में दोनों ऑप्शन दी हुई हैं, कौन सी ऑप्शन आएगी? देखो यहां भी तो कॉन्जुगेशन है, फिनाइल ग्रुप है अगर इतना बड़ा, तो फिनाइल ग्रुप भी तो कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा, मतलब कुछ ऐसे हो गया, ये सेकेंड कार्बन है और इसके साथ थर्ड कार्बन, अगर यहां पाई बॉन्ड आ जाए तो पाई सिग्मा पाई, मतलब ये एल्कीन के जो डबल बॉन्ड हैं अगर 2 3 पे होते हैं तो रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन होगी, विच इज द बेस्ट। आपस में तो कॉन्जुगेशन हो ही रही है इन दोनों की, पाई सिग्मा पाई। हमने ये ऑप्शन अगर देखें, ये वाली ऑप्शन, ये और ये, तो आपस में भी कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, और फिनाइल ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन है। तो फिर कौन सी ऑप्शन मार्क करेंगे? ये और ये। इन दोनों में, ये दोनों ऑप्शन दी हुई थी, ऑप्शन तो 4 थी, इनमें ही कंफ्यूजन आना चाहिए था। क्या हम रूल करेंगे, कैसा एल्कीन बनेगा? मोस्ट स्टेबल। एलिमिनेशन में कभी भी हो तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो और रेजोनेंस से देखो। हमने रेजोनेंस पे फोकस किया, यहाँ पे कॉन्जुगेशन, कुछ और कंसेप्ट लगाओ अगर लगा सकते हो तो, और बताओ क्या कॉन्सेप्ट इसके अलावा तुम्हें दिमाग में सूझ रहा है। ऑप्शन यही वाली सही होगी, फिनाइल 2 3 के बीच में एल्कीन और 4 5 के बीच में एल्कीन। फिर मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये भी 2019 मेंस का है। पहले HBr डाला और उसके बाद अल्कोहलिक KOH। तो HBr क्या करता है भाई, ये ना तो कोई हीट है ना कोई मीडियम है, फर्स्ट प्रोसेस से HBr इसमें ऐड करेंगे। HBr एल्कीन में ऐड करते थे तो याद करो कैसे होता था, फर्स्ट वॉज द अटैक ऑफ H+। क्यों? एल्कीन इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले इसमें क्या है H+Br-, करेक्ट। किसका अटैक होगा पहले? H+ का, तो ऐसे बॉन्ड होगा और ये इधर शिफ्ट हुआ, इसका अटैक हुआ यहाँ पे, तो किधर लगेगा ये H+? ऐसी जगह पे कि कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, करेक्ट। ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ये वाला, मेरे ख्याल से तो ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। रीजन बीइंग इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे 3 ना, 2 और 2 4, इधर 1 और 2 3, और साथ में यहाँ पे -I इफेक्ट भी है। -I क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करता है। तो फिर ठीक है, यहाँ लगा। फिर नेक्स्ट Br- जो रह गया होगा वो यहाँ पे अटैक करेगा, यानी फर्स्ट स्टेप के बाद एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन का प्रोसेस था सीधा सीधा, और Br यहाँ पे लग गया। अब डाल दिया एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक देखते ही दिमाग की बत्ती जली और एलिमिनेशन की तरफ ध्यान गया। एलिमिनेशन की तरफ ध्यान गया तो भाई कौन सा निकालोगे एलिमिनेशन में? तो Br और Cl दिए हुए हैं, अगर हम दोनों निकालते हैं, कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ, अगर सिर्फ 1 यूनिट दिया होता तब एक निकालते, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सेस दिया हुआ था तो वो तो डाउट ही खत्म कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, एल्कोहलिक तो सॉल्वेंट होगा, KOH दिया हुआ होगा, करेक्ट। तो इसको क्या मानेंगे? 1 यूनिट नहीं है, मतलब कि एक्सेस में है। एक्सेस में ना भी हो मतलब 2 डबल तो होगा ही इससे, राइट। तो दोनों को अगर एलिमिनेट करना है तो पिछले क्वेश्चन से अगर कुछ सीखा होगा तो ये क्वेश्चन भी सही होना चाहिए, कैसे एल्कीन्स बनेंगे जो कॉन्जुगेशन में हो
और इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में आ जाए, पाई सिग्मा पाई, या तो ऐसे चलें या ऐसे चलें, एक ही बात बनेगी, ये और ये आपस में भी कॉन्जुगेशन है, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है। अगर यहाँ पे लगा दोगे तो एक ही बात आएगी, उसको ऐसे देखोगे तो ये बनेगा। ठीक है, बना के देख भी सकते हो, मतलब यहाँ लगाओ, बात एक ही बनेगी। तो ये बन गया एल्कीन। अब ऐसा एल्कीन कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टॉटोमेरिज्म का भी लगेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, 1-3 शिफ्ट याद करो, 1 2 3, ये इधर शिफ्ट अगर हम कर देते हैं तो फिर एक और डबल बॉन्ड आ गया, अंदर बन गया बेंजीन, ये हो गया OH, फिनॉल बन गया। वैसे तो इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म है, एल्कीन के साथ OH ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, बट अगर एरोमेटिक बन रहा हो कहीं से, ये एरोमेटिक बन रहा है, भाग के होगा ये स्टेप, राइट, एरोमेटिक बन रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इनॉल फॉर्म, जबकि कम मात्रा में होता है ना, कीटो फॉर्म ज़्यादा में होता है, ये कीटो फॉर्म है, ये उसका इनॉल फॉर्म है। बट यहाँ पे सिंस दिस इज बिकमिंग एरोमेटिक, दिस विल मूव फॉरवर्ड एंड मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस, दैट मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है, 2 स्टेप में था, एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन आना चाहिए हमें, और सेकंड एलिमिनेशन पता होना चाहिए, कॉन्जुगेशन मैक्सिमम हो, और टॉटोमेरिज्म भी थोड़ा सा लग रहा है इसमें। So moving on to the third question, 2019, this is also very simple, reactivity towards SN1 reaction, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो SN1 में सिर्फ एक चीज देखते हैं हम, क्या? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, इवन हो या SN1 हो, उनके रेट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। SN2 होता तो स्टेरिक फैक्टर देखते, करेक्ट, E1 और E2 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब E1 और E2 में क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, और SN1 में क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कौन सा कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होगा? पहले तो बॉन्ड तोड़ दो Cl का, फिर कार्बोकैटायन बनाओ। ये तोड़ दिया बॉन्ड, यहाँ कार्बोकैटायन बना, यहाँ कार्बोकैटायन बना, यहाँ कार्बोकैटायन बना, और इसमें इधर बना कार्बोकैटायन। और फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना, फिर रेजोनेंस हो या कॉन्जुगेशन हो जहाँ पे, और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये फैक्टर्स होते हैं। बैक बॉन्डिंग हो जाए किसी में, जैसे कि ये यहाँ पे कार्बोकैटायन हो। अभी कार्बोकैटायन के बारे में अच्छे से बात करेंगे हम डिटेल में, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं थी, थ्योरी अभी हमने करनी है कार्बोकैटायन की, जितनी हम कर चुके हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है, दिस वी कैन आंसर। ये तो GOC का क्वेश्चन हो गया, करेक्ट। हमने रीअरेंजमेंट करनी है, सॉरी, कार्बोकैटायन पे तो हम पूरा पढ़ चुके हैं GOC में, रीअरेंजमेंट थोड़ी सी रह गई थी। ये क्या होता है? ऐसी कोई पोजिशन आ जाए, ये तो बैक बॉन्डिंग का केस हो गया, रेजोनेंस भी बोल सकते हो इसको, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, सबसे ज़्यादा ऑक्टेट कंप्लीट, या कुछ एरोमेटिक बन रहा हो। एरोमेटिक तो भाई कहीं पे भी कोई लॉजिक बन रहा हो तो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस या फास्ट हो जाता है वो स्टेप, जिसमें जहाँ पे एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा हो, क्यों? स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एरोमेटिक की, और जहाँ पे एंटी एरोमेटिक बन रहा हो तो फिर उल्टा हो जाता है उसके, करेक्ट। तो आओ पहले देखते हैं इसमें कौन सा इफेक्ट है। +M का इफेक्ट है, बेंजीन रिंग की रेजोनेंस है, और ये +M इफेक्ट है। +M में क्या होता था? जो ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसके पास लोन पेयर हो, है इसके पास लोन पेयर, हाँ, तो फिर दिखाएगा ये +M, बिल्कुल दिखाएगा। और एक क्या कंडीशन थी? ऑर्थो और पैरा पे हो, तो ये पैरा पे है, वेल एंड गुड। मेटा पे होता तो +M नहीं होता। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग इधर भी है, इधर भी है, पर इधर +M भी है, तो बहुत स्टेबल हो जाएगा ये कार्बोकैटायन इसकी तुलना में C > D। आओ ये भी ये बात करते हैं, कोई रेजोनेंस नहीं है, और इसके कितने, इस पे क्या इफेक्ट है और इस पे क्या इफेक्ट है, चेक करो। A, C और D में आई थिंक इससे ज़्यादा होगा, मुझे A ऑप्शन एक बार चेक करना पड़ेगा।
हाँ करेक्ट। तो ए और बी में CH3 कार्बोकेटाइन यहाँ पे है। SN1 रिएक्शन का रेट क्या रहेगा? ऑल्दो हाइपर, इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? 3। इसके कितने आएंगे? ए ऑप्शन के आएंगे 1। नाउ तो सी डी में तो हम बहुत क्लियर है, सी ग्रेटर देन डी किस किस में है वो? इन दोनों ऑप्शंस में है। और ए बी में इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, करेक्ट। इसके 2 हैं और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। 2 1 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, इसके भी 2 है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसके 3 है, सॉरी इसके 2 है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मगर यहाँ पे प्लस आई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 2 मिथाइल ग्रुप का। तो ऑप्शन ए फिर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें ये प्रोडक्ट बताना है OH डबल बॉन्ड O PBr3 और एल्कोहलिक KOH। इसमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं, एक तो फिनॉल दिया हुआ है, चलो लिख लो, एक तो फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल सबको पता है क्या होता है। सेकंड डबल बॉन्ड O के बराबर में OH C ABCD and D is नो। PBr3 का काम क्या है? OH की जगह Br लगाना, करेक्ट। या तो ऐसे दिया होता, याद करो हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में पढ़ा था फ्रॉम फिनॉल, या तो ऐसे दिया होगा या डायरेक्ट दिया होगा PBr3, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में इसकी जगह क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में KOH है एक्वस, तो फिर ये आना चाहिए पाई सिग्मा पाई और कॉन्जुगेशन में हो तो OH रहेगा, ऐसा तो है ही नहीं। फिनॉल आएगा नहीं भाई, फिनॉल भी नहीं आ सकता। इन दोनों ऑप्शन में ही कंफ्यूजन होगी और इसमें से ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बिकॉज एल्कीन इस तरह से बनता है कि कॉन्जुगेशन में हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOET, ET का मतलब इथाइल ग्रुप। इसको ऐसे इमेजिन करो C2H5, काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हीट भी दिया हुआ है, हीट तो दिखते ही एल्कीन बनना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ये कैसे ऐड करता है जनरली? देखो जाके देखो, अगर हमने देखा था एलिमिनेशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, याद करो एलिमिनेशन में हमने जो लिखे थे, टर्जरी ब्यूटाइल हो फिर तो खैर आँख बंद करके, मगर ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। दिमाग एलिमिनेशन की तरफ भी जाएगा, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन की तरफ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन हीट देके तो इसने क्लियर कर दिया कि एलिमिनेशन ही होगी। अगर टर्जरी भी ब्यूटॉक्साइड दिया हो, ये वाला ग्रुप दिया हो, अगर टर्जरी ब्यूटाइल Na+ और टर्जरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, तो फिर तो कोई पंगा है ही नहीं, फिर तो एलिमिनेशन होगी चाहे हीट भी ना हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूक्लियोफाइल बहुत पुअर है। इसके साथ भी ज़्यादा दिमाग जाएगा हमारा एलिमिनेशन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन हीट दे दिया तो एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कौन कौन सी ऑप्शन में है? यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, काटो इसको। इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं दिख रहा, इसको भी काटो। इसके अंदर एलिमिनेशन फिर कहाँ कहाँ हो सकती है? ये बॉन्ड टूटेगा या तो यहाँ या यहाँ। मोस्ट स्टेबल एल्कीन कौन सा बनेगा हाइपर कॉन्जुगेशन से? इधर तो बनने से रहा, ये तो क्या है? C डबल बॉन्ड O
O, है ना, दो कार्बन, दो ऑक्सीजन थे, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बनने से रहा, ऑलरेडी ये डबल बॉन्ड बना रहा है क्योंकि कोई हाइड्रोजन लूज करने का है नहीं इसके पास। अल्फा हाइड्रोजन या तो इसके पास है या इसके पास है। यहाँ एल्कीन बनेगा, ज़्यादा स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। 3 और 3 6, इसका तो सवाल नहीं। तो कौन सी ऑप्शन है वो? मेरे ख्याल से वो है ऑप्शन कोई भी नहीं, डबल बॉन्ड CCH3, यहाँ पे एक CH3 भी होना चाहिए। ये ऑप्शन तो बोल रही है कि इससे होगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल तो है मतलब मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, मेजर प्रोडक्ट इसके साथ होगा। तो इसके साथ अगर हुआ तो कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए, हम खुद ही बना लेते हैं। चलो, CCl, ये तो हट गया, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 डबल बॉन्ड C। ये कौन सी ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन, इसमें है, करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एलिमिनेशन पे था ये भी बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में यहाँ भी हीट दे रखा है तो दिमाग काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड होगा एलिमिनेशन की। फिर अगले दो क्वेश्चन भी SN1 पे हैं। ये पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर रेट टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, और ये ग्राफ पे है। तो विच शोज की ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले नहीं आया था कोई क्वेश्चन ग्राफ पे। SN1 का ग्राफ वैसे बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पहला स्टेप जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, गैप ज़्यादा होगा फर्स्ट में। दोनों का सेम रेट तो हो नहीं सकता, दो स्टेप हैं। पहली बात तो ये SN2 का होता है, एक ही स्टेप होता है उसमें। ये ना, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन विच इज़ दी RDS। तो ए ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर इस पे आ जाओ, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो सोच रहे होगे वही सेम क्वेश्चन बार बार क्यों है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में था ये। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो एक दिन एक क्वेश्चन सिमिलर से देने होते हैं। आ जाओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। सारे ही बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, मतलब बेंजीन की बगल में बनेंगे। तो ये पार्ट सब में सेम है, सेम पार्ट हम कंपेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे आई था, ये पार्ट सेम है, सेम पार्ट हम कंपेयर नहीं करते, दूसरा पार्ट कंपेयर करते हैं, तभी तो भेद कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। नाउ लेट्स कम ऑन टू B एंड C, ना B एंड D, ये वाला C और D में। इसमें मुझे +M दिख रहा है क्योंकि ये दोनों, ये +M दिख रहा है मुझे इसमें मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन हमने प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ही किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीजिंग भी होता है, वो भी करेंगे। तो +M और हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन जीतता है? +M जीतता है। D का कार्बोकेटायन C से ज़्यादा स्टेबल होगा, बाकियों के बारे में बात नहीं कर रहे। A में कुछ भी नहीं है DC से, तो मतलब इनमें फिनाइल तो है ही, उसके साथ +M है तो और ज़्यादा पुश होंगे इलेक्ट्रॉन, कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से, इसमें रेजोनेंस से। जीतता कौन सा है? रेजोनेंस। तो मैंने D जिता दिया C में। A में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल फिनाइल है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा हो, तो कंपेयर करके बात ही नहीं आ रही है। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पीछे आएगा। यहाँ पे क्या है? अब ये दिखाता तो +M है, लेकिन किन पोजीशंस पे? तो याद करो, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे दिखाएगा, मतलब प्लस माइनस चार्ज कैसे मूव करता है रिंग में, तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन पे जाओ। नहीं तो ये जनरली बुक्स में दिया होता है, NCERT नहीं तो प्रदीप में तो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन हेडिंग के अंदर कि CH3 कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। नहीं तो और तो सभी बुक्स में होगा, अच्छी बुक्स में। NCERT में ये नहीं है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे स्टेबल करता है। बात चल रही थी B की। अब B में ये +M तो दिखा नहीं रहा,
लेकिन माइनस आई तो कुछ दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेगा। माइनस आई और प्लस आई ऑर्थो पैरा वगैरह इफेक्ट तो नहीं होता, माइनस आई तो लगता है, भले थोड़ी दूर हो। तो ये इससे भी अनस्टेबल होगा। सबसे कम कर दो इसको, सबसे कम बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो जिसकी प्लस एम की ताकत छीन चुकी है। मेटा पे प्लस एम नहीं दिखाता कोई ग्रुप। फिर नेक्स्ट रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट पूछा है। CH3OH, ये अच्छा क्वेश्चन है SN1 SN2 E1 E2 सब कंपेयर करने में। लेट्स सी प्रोडक्ट्स क्या दिए हुए हैं। H B, सोचो इसमें क्या हो सकता है, कैसा न्यूक्लियोफाइल है या कैसा बेस है, टेम्परेचर का कोई रोल है क्या। प्रोडक्ट पूछा है इसमें, फॉलोइंग रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ। तो चारों ऑप्शन चेक करो, फिर मुझे बताओ, मतलब फिर खुद सोचो कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब बात करते हैं, अब कंपेयर करते हैं E1 E2 और SN1 SN2 की, करेक्ट। तो भाई आ जाओ, E1 E2 और वर्सेस SN1 SN2 पहले तो करते हैं। ये ना तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना ही स्ट्रॉन्ग बेस है, करेक्ट। नेगेटिव चार्ज तो है नहीं इस पे, तो ना तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस मान लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी मान लिया। इस पे ना तो नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो ना तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मतलब कि E2 काट दो, SN2 काट दो। E1 सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता E1 में, ठीक है। मैंने शायद लिखवाया हुआ है, नहीं तो फिर से लिख लो। सॉल्वेंट का रोल कम रहता है, कार्बोकेटायन बन जाता है अपने आप, वो ढूंढ लेता है। अब आ जाओ E1 SN2 में सब कुछ हो सकता है, E1 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है। इनमें ज़्यादा कंपैरिजन होता नहीं है एक्चुअली। मैंने बताया था शायद, नहीं तो लिख लो दोबारा। SN1 E1 में बहुत ही कम प्रिडिक्ट कर सकते हो आप कौन सा होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है, मेन स्टेप इनका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज द सेम। जिस पे सारा रिएक्शन डिपेंड कर रहा है वही सेम है। उसके बाद जो छोटा मोटा स्टेप है वो किधर जाएगा इस पे डिपेंड करेगा SN1 E1, और वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। सिंस यहाँ पे हीट नहीं दी हुई है इसलिए वी आर गोइंग विद SN1। अब SN1 के पास जाओगे तो पहला कार्बोकेटाइन कहां बना, फर्स्ट द कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड हियर। इज एनी रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यहां तो जाएगा नहीं। हाँ, यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट करवाओ, 1-2 शिफ्ट बोलते हैं इसको, H माइनस का। इसके बाद इसी क्वेश्चन के बाद हम कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करते हैं। H माइनस शिफ्ट यहां हो गया, कार्बोकेटाइन यहां आ गया, और यहीं पे OCH3 लग जाएगा। मतलब अगर 2 स्टेप में दिखाना है तो नेक्स्ट स्टेप में CH3OH का अटैक, कार्बन एक फालतू बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव निकल जाएगा और ये बन जाएगा OCH3। यहां से कौन हेल्प करेगा H प्लस को निकालने में, दोबारा से दूसरा मॉलिक्यूल CH3OH ही हेल्प करेगा। तो ये था स्टेप, या फिर ऐसे नहीं, बेटर है, या फिर ऐसे बोलो कि जो Br माइनस निकला था वो हेल्प करेगा इसको निकालने में। तो ये फॉर्म होगा अलोंग विद HBr। यहाँ पे हीट नहीं थी तो हमने SN1 कर दिया, हीट होती तो हम E1 करते। और SN2E2 हमने क्यों निकाल दिया, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं था। नाउ थोड़ी सी बात करते हैं रीअरेंजमेंट पे। बहुत बेसिक सा किया था हमने,
जनरली मोस्ट क्वेश्चन उससे हो जाते हैं रीअरेंजमेंट के। कैसे कि सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग के चांस किसके होंगे। सपोज 3 डिग्री, सपोज यहां पे फर्स्ट स्टेप इज, यहां पे कार्बोकैटायन बन गया कोई। अब शिफ्टिंग हो सकती है इस तरह से कि ये स्टेबल हो जाए। क्या ऐसी कोई शिफ्टिंग पॉसिबल है कि जिससे इसको ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाए? तो हम सिर्फ उसके बगल वाले पे देखेंगे, जो कार्बोकैटायन है उसके बगल वाले कार्बन पे देखेंगे। अगर वहां से कोई ग्रुप शिफ्ट हो जाए अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो शिफ्ट होगा और तो कंडीशन इज, अगर बिल्कुल बगल में इस कार्बन के साथ जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन भी होंगे इसके साथ, जो कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है उसके ऊपर जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन लेके इधर माइग्रेट कर जाएगा। सोचो ये इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इधर कार्बोकैटायन आ गया, है ना, इलेक्ट्रॉन लेके भागा, ये H- भागेगा, तो इधर कार्बोकैटायन आ गया और वो जो H- का शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट, वो इधर चिपक गया। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। क्या ये कार्बोकैटायन उस वाले से स्टेबल है? हाँ स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री है। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने थे? 2। इसके कितने होंगे? 3 तो यही हैं, एक ये भी होगा, 4। बहुत बढ़िया। अब क्या इससे भी शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या कि और स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए? यहां तो जाने से रहा, यहां से तो आया था। हाँ इधर जा सकता है, इधर भी हाइड्राइड शिफ्ट करवाओ, H- का शिफ्ट इधर आ गया और वो जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था वो इधर चला गया। इस कार्बन कैटायन का बॉन्ड बन गया, इसका कार्बोकैटायन खत्म, CH3। हाँ ये हो गया कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट। क्या? क्यों? जिससे कि और स्टेबल हो जाए कार्बोकैटायन। तो एप्टीट्यूड याद रख लो, सबसे ज्यादा शिफ्टिंग के चांस है H- के, फिर PH- के, फिर R- के। R कोई भी कार्बन की चेन, अल्काइल ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा शिफ्ट कौन सा होगा? H-, फिर PH-, फिर R-। और क्वेश्चन भी करते हैं इस पर। या फिर ये भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी हाई हो, जिससे नेगेटिव चार्ज संभाला ही ना जा रहा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, वो लेके जाएगा। जो संभाल ले बढ़िया से वो थोड़ी। H- का क्या साइज इतना छोटा H- का कि वो नेगेटिव चार्ज संभाल ही नहीं पाएगा, इसलिए वो शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे 2 ग्रुप्स हो सपोज, एक ये है, सपोज इसको शिफ्ट कराना है नेगेटिव चार्ज के साथ, एक मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, एक ये। कौन नेगेटिव चार्ज संभाल ही नहीं पाएगा, इसलिए स्पीड ज्यादा होगी। इन दोनों में से ये तो संभाल पाएगा, इतना ज्यादा नेगेटिव -I इफेक्ट है, तो ज्यादा स्पीड किसकी होगी? ये। और इसका एप्टीट्यूड भी इससे ज्यादा होगा। तो देखने का एक तरीका ये भी है, जो नेगेटिव चार्ज संभाल ना पाए वो ग्रुप ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है, वो ही शिफ्ट होगा। किस लिए? ताकि स्टेबल हो जाए कार्बोकैटायन और भी ज्यादा। एग्जाम्पल से ये और क्लियर होगा। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की होती है, कार्बन आयन तो रीअरेंज होता नहीं। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। इसमें बताना है कहां से होगी रीअरेंजमेंट। देखो कैसे याद रखोगे, 3 डिग्री इफेक्ट्स याद रखो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो क्यों है? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा है 3 डिग्री के। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स की स्ट्रेंथ याद होनी चाहिए। सबसे कमजोर इंडक्टिव, उससे मजबूत हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे मजबूत रेजोनेंस, रेजोनेंस से भी मजबूत बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से भी मजबूत अगर कहीं से कोई एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाए तो चलो देखते हैं। इसके पास अब इस इधर तो जाने से रहा भाई, यहां से यहां चला जाए अगर, इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने हैं? 3 और एक 4। यहां हाइड्राइड
पीएच और CH3 में सबसे ज़्यादा किसके चार्ज जाने के हैं? H के। तो चलो उसको बेच के देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज बन गया और यहां पे रह गया CH3, राइट। इसमें भी 3 और 1 4 यहां पे भी हैं, बल्कि 2 हाइड्रोजन होंगे यहां पे तो, और साथ में ये कॉन्जुगेशन भी है, रेजोनेंस भी है हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। तो हाँ भाई ये मूव हुआ और इसके बाद फर्दर मूव तो होगा नहीं। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट भी देखो, पॉजिटिव चार्ज। तो बैक बॉन्डिंग कैसी है इसे इसमें क्लियर होगा। अब इसके पास बहुत से अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6। यहां तो शिफ्ट होने से रहा, यहां शिफ्ट हो सकता है। इसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसकी अगर हम शिफ्टिंग करें तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सब इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग कौन सा? ऑक्टेट कंप्लीट। इसको बैक बॉन्डिंग ही बोल सकते हो और रेजोनेंस भी बोल सकते हो एक तरह से। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज इज अ काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन। इट मींस रेजोनेंस दिखाएगा है या बैक बॉन्डिंग, मतलब रेजोनेंस वो वाली जिसमें बैक बॉन्डिंग हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले मैं बता चुका हूं। ऑक्टेट कंप्लीट होना जीओसी की बात है, इज अ ऑक्टेट कंप्लीट होना अगर पॉसिबल है, मतलब इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो ये साथ में एक ये। आप सोचोगे कि हाई कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है हाईली नहीं सॉरी अनस्टेबल। लेकिन ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो रहा हो तो फिर वो जरूर कंप्लीट करेगा अपने आप को। दैट मीन्स इन दोनों स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट भी आ रहा है, तो फिर ये होगा फाइनल कार्बोकेटायन, बिकॉज दिस इज स्टेबल। इफेक्ट्स याद हों तो कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट इज वेरी इजी। इससे और भी क्लियर होगा। पॉजिटिव चार्ज। नाउ ये तो 1 डिग्री है। मतलब ये जो कार्बन है इस पे है चार्ज, ठीक है। यहां पे ले आए तो 2 डिग्री होगा। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा होंगे। तो पहला शिफ्ट क्या हुआ? यहां पे आ गया हाइपर कॉन्जुगेट, अल्फा हाइड्रोजन भी देखो ज्यादा होंगे। फर्स्ट तो ये शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया यहां पे। नेक्स्ट, क्या फर्दर शिफ्टिंग पॉसिबल है? अच्छा, ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है। ये क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप। वो तो जाता नहीं है, पीएच की ज्यादा चांस है, मतलब ये कार्बन की रिंग हो गई एक। तो पीएच को शिफ्ट करा के देखते हैं एक बार, क्या ज्यादा स्टेबल बन रहा है? पीएच इसको हमने शिफ्ट करा दिया, पीएच यहां पे कार्बोकेटायन आ गया। अब तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, राइट, सॉरी रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस का इफेक्ट इज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये बनेगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप देखना है कि फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? इस कार्बन पे ला सकते हैं कार्बोकेटायन, मिथाइल शिफ्ट करा के देखते हैं। और तो कोई चांस है नहीं, यही पढ़ा है हमने। मिथाइल शिफ्ट करा दिया हमने, NH2 प्लस CH3, एक CH3 कहाँ गया? यहाँ चला गया। अगेन बैक बॉन्डिंग या फिर एक तरह का रेजोनेंस, कौन सा? जो ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो दिस विल बी द फाइनल कार्बोकेटायन। तो नाउ अगर कोई ऐसा केस आ जाए, जैसे कि सपोज
NO2 और CH3, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है सपोज। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा अगर मान लो तो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, तो 1 डिग्री का है, यहाँ पे बढ़िया रेजोनेंस होगी। अब किस ग्रुप को माइग्रेट करवाएं? तो मैंने बताया था कि जिससे अपना नेगेटिव चार्ज संभाला ना जाए वो ग्रुप माइग्रेट होगा। अगर सिमिलर से हो, वैसे तो H- फिर PH- फिर अल्काइल ग्रुप, लेकिन अगर दो सिमिलर से हो, ना सोच पा रहे हो कि कौन सा माइग्रेट होगा, तो क्या ध्यान में रखोगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर और विच इज नॉट एबल टू, विच हैज अ प्रॉब्लम विद नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा हो रहा हो उसके पास, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी शिफ्टिंग की। अब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आए मान लो इस कार्बन पे, तो ये तो विड्रॉ करता है ना। नेगेटिव चार्ज इसको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, क्यों? ये विड्रॉइंग ग्रुप है। ये रिलीजिंग ग्रुप है, इसको तंग करेगा। ये भी रिलीजिंग ग्रुप है, ज़्यादा कौन सा है? ज़्यादा ये वाला है, क्योंकि ये +M से इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से ढकेल रहा है। स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? +M का। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाएगा, फटाफट से कूदेगा इधर, विच मीन्स दिस ग्रुप विल माइग्रेट। तो कार्बोकेटाइन आया इधर, क्यों? किसके माइग्रेट होने से? OCH3 CH3 NO2। तो ऐसी कोई सिचुएशन आए जब सिमिलर से ग्रुप हो, तो देख लेना नेगेटिव चार्ज किसको ज़्यादा दिक्कत करेगा, वो ही फटाफट भागेगा। जैसे तो H- और PH- और R- में भी हमने ऐसे कंपेयर किया है कि हाइड्रोजन इतना छोटा है, नेगेटिव चार्ज उससे संभलता नहीं है, सबसे ज़्यादा स्पीड उसकी होगी भागने की, फिर PH- फिर R-। और अगर ग्रुप सेम हो तो कैसे देखोगे कि नेगेटिव चार्ज जिसको दिक्कत दे रहा हो। कार्बोकेटाइन में एक और चीज़, ये जो कार्बोकेटाइन है इसको बोलते हैं CPM कार्बोकेटाइन। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसको डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। जितने भी हमने कार्बोकेटाइन्स पढ़े हैं उसमें ये जो है बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। मतलब इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा होती है। अब दिमाग में आएगा कि इसके अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें हम, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, फिर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, फिर इधर, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे 5 के अराउंड। फिर भी ये इससे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? इसको बोलते हैं CPM, साइक्लोप्रोपेन मिथाइल कैटायन। ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, दिस इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और इसको बोलते हैं हम, इसकी जो रेजोनेंस है ये है डांसिंग रेजोनेंस। किसी भी अच्छी बुक में क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि ये इतना स्टेबल क्यों है, और फिर रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में भी इसकी यूज होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डांसिंग रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे।